नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर पुदुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पूरी दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देख रही है। भारत के लोगों के मन, बुद्धि, क्षमता और सपने युवा हैं। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक के मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 153 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगाए गए। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की 14वें दौर की वार्ता पूर्वी लद्दाख में। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहाई को असम में पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया गया। केप टाउन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जारी। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वतंत्रता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, 1943 में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी INA की कमान सौंपी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है रास बिहारी बोस ने। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है और हमारी भाग्यशाली विजेता हैं नामरूप असम की कश्मिता गोगोई। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 17 जनवरी को पूछा जाएगा। आइए आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल हों। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व भारत की ओर बड़ी आशा और विश्वास से देख रहा है, क्योंकि उसके लोगों के मन, बुद्धि, क्षमता और सपने युवा हैं। उन्होंने कहा कि भारत की क्षमता और सपने भी युवा हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं का जनसांख्यिकी लाभांश अतुलनीय है, क्योंकि भारत के युवाओं का जनसांख्यिकी लाभांश उसके लोकतांत्रिक मूल्य हैं। आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वस्त की दृष्टि से देखती है, क्योंकि भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है। भारत अपने सपनों से भी युवा है। भारत अपने चिंतन से भी युवा है। भारत अपनी चेतना से भी युवा है। श्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती को आजादी के अमृत महोत्सव से जोड़ते हुए इस वर्ष को महत्वपूर्ण बताया। भारत मां की महान संतान स्वामी विवेकानंद जी को उनकी जयंती पर मैं नमन करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव में उनकी जन्म जयंती और अधिक प्रेरणादायी हो गई है। ये वर्ष 2 और वजह से भी विशेष हो गया है। हम इसी वर्ष
श्री अरबिंदो की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और इस साल महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की भी 100वीं पुण्यतिथि है। इन दोनों मनीषियों का पुडुचेरी से खास रिश्ता रहा है। ये दोनों एक दूसरे की साहित्यिक और आध्यात्मिक यात्रा के साझीदार रहे हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए युवा कार्य मंत्रालय की सचिव उषा शर्मा ने कहा कि इस महोत्सव का उद्देश्य भारत के युवाओं के मस्तिष्क को ढालना और राष्ट्र निर्माण के लिए उनको एकीकृत बल के रूप में बदलना है। कोविड स्थिति को देखते हुए 2 दिन का ये महोत्सव वर्चुअल माध्यम से आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा बैठक का भी उद्घाटन किया। युवा महोत्सव के साथ ही प्रधानमंत्री ने 23 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कामराजार मणिमंडपम का भी शुभारंभ किया। श्री मोदी ने पुदुचेरी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थापित सूक्ष्म लघु मध्यम और उद्यम प्रौद्योगिकी केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस केंद्र के निर्माण में 1 अरब 22 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने और बाद में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री रंगास्वामी ने जन समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाकर देश के बदलाव का नेतृत्व करें। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों को सम्मान देने के लिए उनकी जयंती प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। स्वामी जी को युवाओं पर काफी भरोसा था। भारत सरकार ने 1984 में घोषणा की थी कि प्रतिवर्ष 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। वर्ष 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी विवेकानंद ने विश्व को सार्वभौमिक भाईचारे का रास्ता दिखाया। आइए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद के उसी भाषण का एक अंश। आंखें कमजोर होती हैं तो हो जाने दो, हृदय निर्बल होता है तो हो जाने दो, भाग्य 100 परेशानियां भेजता है तो भेजने दो, यदि घना अंधेरा राह को रोकता है तो रोकने दो, और यदि प्रकृति तुम्हें नष्ट करने को अपनी भ्रिकुटी चढ़ा लेती है तो चढ़ा लेने दो। मेरी आत्मा जान ले कि तू दिव्य है, निरंतर आगे बढ़ती चल, न दाएं मुड़ न बाएं, सिर्फ लक्ष्य की ओर। स्वामी विवेकानंद के जीवन और आदर्शों का स्मरण करने और भारत के महान दार्शनिक और सन्यासी को श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कोलकाता और बेलूर मठ में स्वामी जी का पैतृक निवास रामकृष्ण मठ मुख्यालय कोविड को देखते हुए आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और चेन्नई केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। नए मेडिकल कॉलेजों पर 4,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें से लगभग 2,145 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने और बाकी तमिलनाडु सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। एक रिपोर्ट। विरुधुनगर, नमक्कल, नीलगिरी, तिरुपुर, तिरुवल्लूर, नागपत्तनम, डिंडीगुल, कराकुरुची, अरियालूर, रामनाथपुरम और कृष्णगिरी में खोले जाने वाले मेडिकल कॉलेजों में कुल 1,450 सीट उपलब्ध होंगी। इन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना सुलभ चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने और देश के हर भाग में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार प्रयासों के तहत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री 24 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान का उद्घाटन भी करेंगे। यह संस्थान शास्त्रीय तमिल भाषा को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। यहाँ 45,000 से अधिक पुरातन तमिल पुस्तकें संग्रहित हैं। जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विजयलक्ष्मी कासोटिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो
कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने 5 जनवरी को प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक के मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की है। समिति के अन्य सदस्यों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के महानिदेशक, पंजाब के सुरक्षा महानिदेशक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के महापंजीयक शामिल हैं। प्रधान न्यायाधीश NV रमणा की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने समिति गठित करने के आदेश पारित किए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक को लेकर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने एक निजी चैनल के एक स्टिंग ऑपरेशन का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पंजाब में कांग्रेस सरकार ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संवाददाताओं को बताया कि स्टिंग ऑपरेशन से पता चलता है कि पंजाब पुलिस के अधिकारी लगातार प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस सरकार को अवगत कराते रहे। श्रीमती स्मृति ईरानी ने बताया कि कांग्रेस नेताओं का प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मजाक बनाना न केवल निराशाजनक है बल्कि दंडनीय भी है। ये दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के नेता इस गंभीर परिस्थिति को किसी न किसी हास्यास्पद तरीके से छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने जानबूझकर प्रधानमंत्री को एक असुरक्षित माहौल में रखा। ये न सिर्फ निंदनीय है बल्कि दंडनीय भी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत देश में अब तक 153 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में इस समय करीब 9,55,000 रोगी हैं। स्वस्थ होने की दर 96.01% है। पिछले 24 घंटों में 60,400 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए। 1,94,000 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 18,52,000 से अधिक एहतियाती टीके पात्र लोगों को लगाए गए। अब तक 2 करोड़ 81 लाख से अधिक टीके 15 से 18 वर्ष के किशोरों को लगाए गए हैं। देश में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4,868 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से महाराष्ट्र में 1,281, राजस्थान में 645, दिल्ली में 546, कर्नाटका में 479 और केरल में 350 मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 1,805 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर पुदुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पूरी दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देख रही है। भारत के लोगों के मन, बुद्धि, क्षमता और सपने युवा हैं। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक के मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 153 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगाए गए। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर पर 14वें दौर की वार्ता पूर्वी लद्दाख में। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहाई को असम में पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया गया। केपटाउन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जारी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज चेन्नई में कोविड नियंत्रण कक्ष का दौरा किया। श्री मांडविया ने सरकारी अस्पताल का भी दौरा कर कोविड महामारी से निपटने और विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी ली। राज्य सरकार ने कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है। आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर पीयूष रंजन ने कोविड टीके को बहुत ही सुरक्षित बताया।
सेकेंड वेव के दौरान जिन लोगों ने वैक्सीनेटेड थे, जो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, उनकी कंपैरिजन में जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे, तो वैक्सीन लेने की वजह से लगभग 16 गुना उनके एडमिशन के चांसेस कम हो गए थे और 16 के बाद लगभग 20 गुना से भी ज्यादा जो है उनके डेथ होने की संभावना कम हो गई थी इन्फेक्टेड होने का। तो वैक्सीन फुल्ली इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इस बात में किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं रहना चाहिए और वैक्सीन बहुत ज्यादा सेफ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। इसका प्रसारण परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:45 पर किया जाता है। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। शरणागत तुमी स्वागत एसो एसो हे महामानव। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। 1863 में कलकत्ता में जन्मे विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर 1886 में भिक्षुक बन गए। भिक्षु संकल्प लेने के बाद उन्हें स्वामी विवेकानंद कहा गया। पश्चिमी जगत को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से अवगत कराने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। भारत के इस अज्ञात भिक्षु को 1893 में शिकागो में धर्म संसद को संबोधित करने के बाद व्यापक यश और प्रसिद्धि मिली। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. ब्रह्मरूपमादिमध्यशेष सर्वभाषकम् भावषटकहीनरूप नित्यसत्समध्ययम्। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
इसके अलावा देश में कई मठों की भी स्थापना की, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हावड़ा जिले का बेलूर मठ है। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने औपनिवेशिक शोषण का मुकाबला करने, समाज सेवा और लोगों को एकजुट करने के लिए देश के युवाओं को प्रेरित किया। उनकी स्मृति में 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन से आरंभ होने वाला सप्ताह राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में जाना जाता है। येन कर्म पाप पुण्य तारतम्य साधनम बुद्धि वास शक्ति रूप सर्वकर्म भाषणम। आधुनिक भारत के महान देशभक्त संत और युवाओं की इस प्रेरक शक्ति ने मात्र 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में अंतिम सांस ली। आज ही के दिन हम महान स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन का भी स्मरण कर रहे हैं, जो 12 जनवरी 1934 को शहीद हुए थे। जब वे 1916 में बरहामपुर कॉलेज से स्नातक कर रहे थे, वे अनुशीलन समिति में शामिल हुए। बाद में उन्होंने अध्यापन शुरू किया और मास्टर दा कहे जाने लगे। उन्होंने शरद चंद्र बोस और चित्तरंजन दास के साथ काम किया। उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन तब आया जब वे अंग्रेज विरोधी गतिविधियों के लिए 1926 से 1928 तक 2 वर्ष के लिए जेल भेजे गए। मृत्युहीन प्राण सूर्य सेन करे गेल दान, हासि मुखे पड़लो फांसी, जानलो शिखा निर्वाण। जेल से रिहा होने के बाद सूर्यसेन ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को निशाना बनाने का मिशन शुरू किया। उनकी योजना चटगांव में 2 बड़े ब्रिटिश शस्त्रागारों पर कब्जा करने और इन हथियारों को क्रांतिकारियों में वितरित करने की थी। व्यापक विचार विमर्श और योजना के बाद 18 अप्रैल 1930 की रात्रि में सूर्यसेन और उनके क्रांतिकारियों ने इस मिशन पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राफ संपर्क काट दिए और चटगांव आने वाली रेलगाड़ियों के मार्ग में व्यवधान डाला, लेकिन शस्त्रागारों पर कब्जा करने के बावजूद क्रांतिकारी गोला बारूद पाने में असफल रहे। गोला बारूद और हथियारों के बिना ब्रिटिश साम्राज्य को खुले युद्ध में चुनौती देना संभव नहीं था। इसके बाद क्रांतिकारी चटगांव पहाड़ियों में चले गए। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में 80 अंग्रेज सैनिक मारे गए। नेत्रसेन नामक व्यक्ति ने क्रांतिकारियों के छिपने का स्थान बता दिया। सूर्यसेन को फांसी की सजा सुनाई गई। 12 जनवरी 1934 को फांसी से पहले उन पर निर्मम अत्याचार किए गए। उनकी हड्डियां और हाथ पैर क्रूरता से तोड़ दिए गए और नाखून खींच लिए गए। इन असहनीय यातनाओं के बावजूद सूर्यसेन का हौसला कभी पस्त नहीं हुआ। फांसी के पहले अपने साथियों के नाम अंतिम पत्र में मास्टर दा ने लिखा, मौत मेरे द्वार पर दस्तक दे रही है। मेरा मन मस्तिष्क शाश्वत सत्य की ओर उड़ान भर रहा है। ऐसे सुखद और शांत क्षणों में मैं आपके लिए क्या विरासत छोड़ूं? केवल एक चीज, मेरा सपना, स्वतंत्र भारत का मेरा सुनहरा स्वप्न। 18 अप्रैल 1930 का दिन, चटगांव में पूर्वी विद्रोह का दिन कभी भुलाया नहीं जाए। अपने हृदयों में लाल अक्षरों में उन देशभक्तों के नाम लिख लें जिन्होंने स्वतंत्रता की बेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यही संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।
पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच 14वें दौर की सैन्य वार्ता जारी है। 3 महीने के अंतराल के बाद भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के एरिया कमांडरों के बीच नए दौर की बातचीत चीन के क्षेत्र में मोल्दो सीमा पर आज सुबह शुरू हुई। पिछले वर्ष 10 अक्टूबर को हुई बातचीत के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कुछ जटिल मुद्दों को लेकर दोनों सेनाओं के बीच उत्पन्न मतभेद को दूर करने के लिए चीन भारत के सकारात्मक सुझावों से सहमत नहीं हुआ है और वो कुछ ठोस प्रस्ताव भी प्रस्तुत नहीं कर सका। भारत यमन के होदेईदाह समुद्र में 2 जनवरी को हौसी विद्रोहियों द्वारा संयुक्त अरब अमारात के जहाज रवाबी को जब्त करने के बाद के घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है। जहाज पर भारतीय कर्मियों को लेकर मीडिया के सवालों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत जहाज संचालित करने वाली कंपनी के संपर्क में है। उन्होंने बताया कि जहाज पर सवार चालक दल के 11 सदस्यों में से 7 भारत के हैं। उन्होंने बताया कि चालक दल के सभी भारतीय सदस्य सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक नरेश सैनी, समाजवादी पार्टी विधायक हरि ओम यादव और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक धर्मपाल यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना शुक्रवार को जारी होने के साथ ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक विधानसभा चुनाव होंगे। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। सभी चुनाव की मतगणना एक साथ 10 मार्च को होगी। इस बार गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की 690 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। कुल 18 करोड़ 34 लाख मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे, जिनमें से 8 करोड़ 55 लाख महिला मतदाता हैं। इस बार 24 लाख 90 हजार पहली बार पंजीकृत मतदाता हैं। टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहाई को असम में पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज गुवाहाटी में लवलीना को नियुक्ति पत्र सौंपा। लवलीना बोरगोहाई की नियुक्ति असम सरकार की खेल नीति के अनुसार की गई है। केपटाउन में भारत के साथ तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत की टीम कल पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 223 रन पर सिमट गई। 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 मैच जीतकर बराबरी पर हैं। इस वर्ष 5 से 14 फरवरी तक होने वाले खेलो इंडिया युवा खेल हरियाणा 2021 स्थगित कर दिए गए हैं। कोविड संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये निर्णय किया गया है। इन खेलों का आयोजन नवंबर-दिसंबर 2021 में निर्धारित था, लेकिन महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इन्हें फरवरी तक स्थगित कर दिया गया था। अब इसे फिर से स्थगित कर दिया गया है। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाया रहा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, जबकि कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर, लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, शिलांग, आइजोल, अगरतला, कोहिमा और ईटानगर में बादल छाए रहने के साथ वर्षा होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर पुदुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पूरी दुनिया भारत को आशा और विश्वास की दृष्टि से देख रही है। भारत के लोगों के मन, बुद्धि, क्षमता और सपने युवा हैं। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक के मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 153 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगाए गए। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की 14वें दौर की वार्ता पूर्वी लद्दाख में। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहाई को असम में पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया गया। और केपटाउन में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जारी।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।